हेलो, नमस्ते, वेलकम। चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर दिमाग लगाते हैं। हम सब जानते हैं कि इंडिया का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश की रूल बुक है। लेकिन कभी सोचा है क्या इस रूल बुक के पन्नों को बदला जा सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं एकदम आसान भाषा में। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, ये जो इतनी मोटी इतनी इंपॉर्टेंट किताब है, क्या इसमें कोई एडिट बटन है? क्या हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं? सोचिए, और इसका जवाब है एक बहुत बड़ा हाँ, बिल्कुल। लेकिन रुकिए, इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस है, एक खास रेसिपी है जो हम आज मिलकर डिस्कवर करेंगे। अब जरा स्क्रीन पर ये कोट देखिए। ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जैसे नेहरू जी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बहुत दूर की सोचते थे। उनका कहना था, देखो भाई, संविधान कोई म्यूजियम में रखी चीज थोड़ी है जिसे छू नहीं सकते। वो चाहते थे कि एक बहते पानी की तरह हो जो वक्त के साथ साथ अपना रास्ता बना ले। अगर हम इसे एक पत्थर की तरह परमानेंट बना देंगे तो देश की प्रोग्रेस रुक जाएगी। तो ये बदलाव आखिर होता कैसे है? संविधान के अंदर ही इसकी रेसिपी लिखी हुई है और उस रेसिपी का नाम है आर्टिकल 368। ये आर्टिकल हमारे एमपीज के लिए एक कुकबुक जैसा है जो बताता है कि संविधान में कोई भी चेंज यानी अमेंडमेंट आखिर करना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। चलिए अब इस अमेंडमेंट बिल के एडवेंचर स्टोरी सुनते हैं। सबसे पहले ये बिल पार्लियामेंट में जन्म लेता है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। ये स्टेट असेंबली में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। फिर इसे दोनों हाउसेज में एक टेस्ट पास करना होता है जिसका नाम है स्पेशल मेजॉरिटी। ये स्कूल के एग्जाम से भी टफ है, समझ लीजिए। और हाँ, अगर दोनों हाउसेज में डिसएग्रीमेंट हो गया तो कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, बिल सीधा फेल। फाइनली जब ये दोनों एग्जाम्स पास कर लेता है तो ये जाता है प्रिंसिपल के पास यानी प्रेसिडेंट के पास। और यहाँ है एक ट्विस्ट। 24th अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट को इस पर साइन करना ही पड़ता है, वो नो नहीं बोल सकते। एक तरह से कंपल्सरी यस। अब देखो, आर्टिकल 368 में रेसिपी तो है, लेकिन हर डिश के लिए अलग मसाला चाहिए ना। आलू पराठा और बिरयानी एक ही तरह से थोड़ी बनते हैं, सही कहा ना? ठीक वैसे ही संविधान के अलग अलग हिस्सों को बदलने के लिए 3 अलग अलग लेवल के रास्ते हैं। लेवल 1 इजी, लेवल 2 मीडियम और लेवल 3 एक्सपर्ट। तो लेवल 1 सबसे आसान रास्ता, सिंपल मेजॉरिटी। ये बिल्कुल वैसा है जैसे क्लास में वोट करते हैं कि चलो आज स्पोर्ट्स पीरियड होगा या लाइब्रेरी। जितने लोग क्लास में हैं और वोट कर रहे हैं, बस 50% से एक ज्यादा ने हाँ बोल दिया तो काम हो गया। इस आसान तरीके से छोटे मोटे बदलाव किए जाते हैं, जैसे किसी नई स्टेट को बनाना या सिटीजनशिप के रूल्स में थोड़ा बहुत चेंज करना। सिंपल। अब आते हैं लेवल 2 पर, स्पेशल मेजॉरिटी। ये थोड़ा सा टफ है, इसके लिए एक डबल चेक करना पड़ता है। कंडीशन नंबर 1, हाउस की टोटल स्ट्रेंथ का 50% से ज्यादा सपोर्ट। और कंडीशन नंबर 2, जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से 2/3 यानी 2/3 लोग यस बोलें। सोच के देखिए, लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, तो पहले तो कम से कम 272 का सपोर्ट चाहिए। और अगर उस दिन 450 लोग वोट कर रहे हैं तो कम से कम 300 लोगों को यस बोलना पड़ेगा। दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। संविधान के ज्यादातर इंपॉर्टेंट हिस्से जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स इसी टफ तरीके से बदले जाते हैं। और अब है लेवल 3, द बॉस लेवल। इसमें पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही, साथ में टीम वर्क भी जरूरी है। इंडिया के कम से कम आधे स्टेट्स की विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेचर्स को भी ग्रीन सिग्नल देना पड़ता है। ये आखिर क्यों? क्योंकि ये तरीका तब यूज होता है जब आप पूरे देश के फेडरल स्ट्रक्चर को यानी सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर के बैलेंस को बदल रहे हो। अकेले दिल्ली में बैठकर ये फैसला नहीं हो सकता, पूरी टीम से पूछना ही पड़ेगा। अच्छा, ये टेबल तो बिल्कुल चीट शीट जैसा है, सारी कहानी एक नज़र में। देखिए, मेथड 1 सिंपल, नए स्टेट्स के लिए। मेथड 2 स्पेशल, हमारे फंडामेंटल राइट्स जैसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स के लिए। और मेथड 3 स्पेशल प्लस स्टेट्स, टीम इंडिया वाले फेडरल फीचर्स के लिए, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन या सुप्रीम कोर्ट की पावर्स। चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एग्जाम में काम आएगा। जस्ट किडिंग, बट इससे याद रखना सुपर आसान हो जाता है। अब तक कहानी बिल्कुल आराम से चल रही थी, लेकिन अब पिक्चर में आएगा एक जबरदस्त ट्विस्ट। एक ऐसी टक्कर जो सालों तक चली, जैसे कोई ब्लॉकबस्टर मूवी हो, पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट।
सवाल एक ही था, संविधान का असली बॉस कौन? ये पावर स्ट्रगल की अल्टीमेट कहानी है। जरा इस टाइमलाइन को देखो, ये एक बॉक्सिंग मैच जैसा लग रहा है ना। राउंड 1 1967 गोलकनाथ केस। सुप्रीम कोर्ट ने पंच मारा और कहा पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट से दूर रहो। राउंड 2 1971 24th अमेंडमेंट। पार्लियामेंट ने काउंटर पंच मारा और अपनी पावर वापस ले ली। राउंड 3 1973 केशवानंदा भारती केस। सुप्रीम कोर्ट ने एक नया मूव इस्तेमाल किया, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। और फाइनल राउंड 1980 मिनोवा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को और मजबूत करके एक नॉकआउट पंच दे दिया। एकदम फिल्मी है ना? तो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आखिर है क्या? ये सुप्रीम कोर्ट का मास्टर स्ट्रोक था। कोर्ट ने रेफरी बनकर कहा, ओके पार्लियामेंट, आप संविधान में चेंजेस कर सकते हो, लेकिन एक रूल है। आप घर का पेंट बदल सकते हो, फर्नीचर बदल सकते हो, दीवारें भी तोड़ सकते हो, लेकिन घर की नींव, जो फाउंडेशन पिलर्स हैं, उन्हें नहीं हिला सकते। सिंपल एंड ब्रिलियंट। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर में, इस नींव में क्या क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कोई फिक्स शॉपिंग लिस्ट नहीं दी है, लेकिन टाइम टू टाइम बताया है कि इसमें क्या शामिल है, जैसे कि देश का फेडरल कैरेक्टर, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ और सबसे इंपॉर्टेंट जुडिशरी की आज़ादी। बेसिकली ये सब चीज़ें हमारे संविधान की आत्मा हैं, जिन्हें कोई नहीं बदल सकता। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद आखिरी सवाल पर आते हैं, हमारा संविधान आखिर है कैसा? क्या ये एक गीली मिट्टी जैसा है जिसे कोई भी आकार आसानी से दे दे, या ये एक लोहे की दीवार जैसा है जिसे जरूरत पड़ने पर भी तोड़ना नामुमकिन हो? फ्लेक्सिबल या रिजिड? इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब एक एक्सपर्ट के.सी. वेयर ने दिया है। उनका कहना है कि इंडिया के संविधान ने एक शानदार मिडिल पाथ यानी बीच का रास्ता चुना है। ये ना तो अमेरिका की तरह सुपर रिजिड है, जहां बदलाव करना बहुत मुश्किल है, और ना ही ब्रिटेन की तरह सुपर फ्लेक्सिबल, जहां आसानी से सब कुछ बदल जाता है। हमारा सिस्टम बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है। ये वैरायटी ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये स्लाइड इस बैलेंसिंग एक्ट को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाती है। एक तरफ है फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। ये जरूरी है ताकि संविधान टाइम के साथ अपडेट होता रहे, लेकिन इसका रिस्क क्या है कि इसका पॉलिटिकल फायदा उठाया जा सकता है। दूसरी तरफ है रिजिडिटी यानी कठोरता। ये जरूरी है ताकि देश के कोर वैल्यूज सेफ रहें, लेकिन इसका रिस्क क्या है कि संविधान पुराना हो सकता है और प्रोग्रेस रुक सकती है। हमारा सिस्टम इस सीसॉ को बिल्कुल आराम से बीच में बैलेंस करके रखता है। तो आज हमने संविधान को बदलने के पूरे प्रोसेस को, उसकी रेसिपी से लेके उसके ट्विस्ट तक सब समझ लिया। अब आखिरी सवाल सबके लिए, इतना सब जानने के बाद क्या लगता है, संविधान को बदलने का ये जो बैलेंस है, क्या ये परफेक्ट है या इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है? इस पर जरूर सोचना, बिकॉज एज सिटीजन्स दिस रूल बुक बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस। कभी सोचा है कि गांव में सड़क बनेगी या नहीं, पानी का नल लगेगा या नहीं, ये सारे फैसले आखिर लेता कौन है? चलिए आज इस पूरी कहानी को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। अब सोचिए, दिल्ली में बैठी सरकार को कैसे पता चलेगा कि किसी गांव के पास वाली सड़क में कितने गड्ढे हैं? ये तो ऐसी बात हो गई ना कि पूरे देश का लंच मेन्यू कोई एक ही आदमी तय कर रहा है। प्रैक्टिकली नहीं है, राइट? तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो आज की क्लास में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम शुरू करेंगे ये समझने से कि गांव की अपनी सरकार का मतलब क्या है। फिर हम इसके फेमस 3 मंजिल सिस्टम को समझेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन लोग होते हैं, उनके पास क्या काम और क्या ताकत है। हाँ, और सबसे जरूरी सवाल, ये सब काम के लिए पैसा कहाँ से आता है? और आखिर में हम बात करेंगे कि इस पूरी कहानी में, इस असली डेमोक्रेसी में हम सबका रोल क्या है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी असली कहानी से। देखिए, ये आइडिया कि गांव की सरकार गांव वाले ही चलाएं कोई नया नहीं है, ये हमेशा से था। लेकिन इसको असली ताकत कैसे मिली, वो जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पहली पंचायत नहीं थी। अरे बिल्कुल थी, पर उनकी कोई पक्की पोजीशन नहीं थी। सोच लीजिए, क्लास में मॉनिटर तो है, पर उसके पास कोई रियल पावर ही नहीं है। बस वैसा ही हाल था। कुछ राज्यों में अच्छी चलती थी, कुछ में बस नाम की। एक प्रॉपर सिस्टम की कमी थी। और फिर आया टर्निंग पॉइंट, साल 1993। हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में 73वां अमेंडमेंट यानी 73वां संशोधन जोड़ा गया।
इस एक कानून ने, समझ लीजिए, पूरा गेम बदल दिया। इसने पंचायतों को असली कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दी। अब वो सिर्फ नाम के मॉनिटर नहीं थे, बल्कि उन्हें सरकार का एक ऑफिशियल हिस्सा बना दिया गया था। अब इस सिस्टम को और आसानी से समझने के लिए एक बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए कि ये पूरा पंचायती राज सिस्टम एक 3 मंजिल का मकान है। तो इस मकान का जो ग्राउंड फ्लोर है वो है ग्राम पंचायत, ये है अपने गांव की सरकार। फिर आती है पहली मंजिल, जिसे कहते हैं पंचायत समिति। ये कई गांव को मिलाकर एक ब्लॉक लेवल पर बनती है। और सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पर है जिला परिषद, जो पूरे जिला यानी डिस्ट्रिक्ट की बॉस है। सिंपल सा फंडा है, छोटा काम छोटी पंचायत, बड़ा काम बड़ी पंचायत। तो अब हमने मकान तो देख लिया, पर इसमें रहता कौन है? मतलब इन पंचायतों को चलाता कौन है? चलिए ग्राउंड फ्लोर से ही शुरुआत करते हैं। ग्राम पंचायत में 2 मेन लोग होते हैं। एक तो है सरपंच, जिसे कुछ जगह प्रधान भी कहते हैं। ये पूरी पंचायत का हेड या बॉस होता है, जिसे गांव के लोग डायरेक्ट वोट देकर चुनते हैं। फिर होते हैं पंच यानी वार्ड मेंबर्स। गांव को छोटे छोटे हिस्सों यानी वार्ड्स में बांट दिया जाता है और हर हिस्से से एक पंच चुना जाता है। लेकिन असली बॉस तो कोई और है, वो है ग्राम सभा। अब ये क्या है? ये कोई चुनी हुई बॉडी नहीं है, बल्कि ये गांव के सभी अडल्ट लोगों की मीटिंग है। मतलब 18 साल से ऊपर के सभी लोग साल में 2-3 बार सब इकट्ठा होते हैं और तय करते हैं कि गांव में क्या होना चाहिए। सच पूछो तो असली डेमोक्रेसी, असली लोकतंत्र यही है। अब इस 73वें संविधान की एक बहुत ही खास और सुपर इम्पोर्टेंट बात, इस कानून ने एक नंबर को बहुत जरूरी बना दिया, 1/3 यानी 1/3। ये इसलिए खास है क्योंकि इस कानून ने कहा कि हर पंचायत में कम से कम 1/3 सीट्स महिलाओं यानी विमेन के लिए रिजर्व्ड होंगी। सोच के देखिए कितना बड़ा बदलाव है ये। सिर्फ इतना ही नहीं, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी SC/ST कम्युनिटीज के लिए भी उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स रिजर्व की गईं। इससे ये पक्का किया गया कि सरकार में सबकी आवाज शामिल हो। ये है असली इंसाफ। चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। पावर तो मिल गई, लोग भी चुन लिए गए, पर ये पंचायत आखिर करती क्या है? इनके काम क्या है? सुनकर हैरानी होगी, संविधान में पूरे 29 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है जो पंचायतों के काम में आते हैं। इसमें सबसे पहले आती हैं बेसिक जरूरतें, खेतीबाड़ी का विकास करना, पीने का साफ पानी पहुंचाना, गांव की सड़कें, नालियां और पुल बनवाना, घर के लिए जमीन देना और बिजली पहुंचाना। ये सब काम ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। पर बात सिर्फ सड़क, बिजली, पानी पर खत्म नहीं होती। गांव का सोशल विकास भी इनकी जिम्मेदारी है। स्कूल चलाना, हेल्थ सेंटर्स का ध्यान रखना, महिलाओं और बच्चों का विकास, लाइब्रेरी बनाना, मेले लगवाना और समाज के कमजोर लोगों की मदद करना। मतलब A to Z, गांव की हर जरूरत का ख्याल रखना। अब सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर काम तो बहुत बता दिए, पर ये सब करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? बिल्कुल सही सवाल। बिना फ्यूल की गाड़ी नहीं चलती। तो चलिए देखते हैं पंचायत की गाड़ी का फ्यूल कहाँ से आता है। मोटे तौर पर पंचायत को पैसा 3 जगह से मिलता है। पहला, अपनी कमाई, जैसे घर या जमीन पर लगाए गए लोकल टैक्स या मेले से होने वाली कमाई। दूसरा, राज्य सरकार से मिलने वाली ग्रांट्स। और तीसरा, केंद्र सरकार की अलग अलग स्कीम से मिलने वाला पैसा। और हाँ, इस पैसे का बंटवारा ठीक से हो, इसके लिए हर 5 साल में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाई जाती है। ये कमीशन ही देखती है कि पंचायतों को कितने पैसे की जरूरत है और ये उन तक सही तरीके से कैसे पहुंचाया जाए। तो पूरे पंचायती राज सिस्टम का सिंपल सा फलसफा यानी फिलॉसफी इस एक लाइन में है। सरकार जितनी नजदीक होगी, लोगों को सर्विस उतनी ही बेहतर मिलेगी। सिंपल एंड पावरफुल। अब तक हमने पूरा सिस्टम समझा, लेकिन ये कहानी एक चीज के बिना अधूरी है, और वो है हम लोग। इस असली डेमोक्रेसी में हम सबका क्या रोल है? तो हमने इस पूरे सिस्टम को समझ लिया, 1993 के उस गेम चेंजिंग कानून से लेकर इसके 3 मंजिल स्ट्रक्चर तक, इसके कामों और इसके पैसे तक। पर क्या ये सिस्टम परफेक्ट है? देखिए, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। इसमें भी कुछ चुनौतियां यानी चैलेंजेस हैं। कभी पैसे की कमी होती है, तो कभी चुने हुए लोगों को सही ट्रेनिंग नहीं मिलती। एक और बड़ी चैलेंज है लोगों की भागीदारी। लोग अक्सर ग्राम सभा में आते ही नहीं।
पर अच्छी खबर ये है कि जागरूकता बढ़ रही है और धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं। सोचिए, अगर किसी को मौका मिले और वो सरपंच बन जाए तो अपने गांव के लिए सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? इस पर जरूर सोचिए, क्योंकि असली बदलाव तभी आएगा जब हर कोई इसमें हिस्सा लेगा। सोचो, घर के सामने वाली सड़क टूटी हुई है, या फिर कॉलोनी में कचरे का ढेर लगा हुआ है, या फिर स्ट्रीट लाइट ही काम नहीं कर रही। तो सवाल यह है कि इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आखिर शिकायत लेकर किसके पास जाना चाहिए? जी हां, सही सोचा, म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। पर ये हैं क्या? देखिए, इन सारे सवालों का जवाब ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में ही छिपा हुआ है। और ये जवाब हमें मिलता है 1992 में हुए एक बहुत ही बड़े गेम चेंजिंग बदलाव से, जिसे कहते हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अच्छा, इस पूरी कहानी को आसान बनाने के लिए हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले इसके पीछे का बिग आइडिया क्या है, फिर हम मिलेंगे गवर्नेंस के 3 भाइयों से। उसके बाद हम देखेंगे कि शहर को आखिर चलाता कौन है, उनके काम क्या क्या हैं, पैसा कहाँ से आता है, और सबसे आखिर में कि इस सब में हमारी क्या जिम्मेदारी है। चलिए इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ा घर है। अगर उस घर के सारे छोटे बड़े फैसले सिर्फ 1 या 2 बड़े लोग ही लेंगे तो क्या होगा? सोचो, उनके लिए हर चीज मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाएगा, राइट? बस यही कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन का, यानी पावर को बांटने का। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, लोगों को अपने इलाके को चलाने की, अपने लोकल फैसले खुद लेने की पावर देना। बिल्कुल वैसे जैसे आप अपना कमरा खुद साफ करते हैं, खुद सजाते हैं, पावर आपके हाथ में। अब देखिए, शहर तो अलग अलग साइज के होते हैं, है ना? कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ बिल्कुल ही बड़े। तो जाहिर है उनको चलाने का सिस्टम भी अलग अलग होना चाहिए। इसको आसानी से समझने के लिए सोचिए कि ये 3 भाई हैं। सबसे छोटा भाई है नगर पंचायत। ये उन कस्बों के लिए है जो अभी गांव से शहर बन रहे हैं। फिर आता है बीच वाला भाई, म्यूनिसिपल काउंसिल, जिसे हम आमतौर पर म्यूनिसिपैलिटी भी कहते हैं। ये छोटे शहरों के लिए होता है। और सबसे आखिर में है सबसे बड़ा भाई, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों के लिए है जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से ज्यादा है। काम सबका लगभग एक जैसा, बस साइज और जिम्मेदारी का फर्क है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि कितने तरह की बॉडीज हैं, और इनको चलाता कौन है, यानी इस टीम में प्लेयर्स कौन कौन है। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर 3 आसान स्टेप्स में समझाया जा सकता है। स्टेप 1, शहर के लोग अपने अपने इलाके यानी वार्ड से एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जिसे हम काउंसलर या पार्षद कहते हैं। स्टेप 2, ये सारे काउंसलर्स मिलकर या कुछ केसेस में लोग डायरेक्ट वोट करके एक हेड चुनते हैं, जिसे मेयर कहते हैं। और स्टेप 3, इन सब के लिए हुए फैसलों को जमीन पर लाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक IAS ऑफिसर को अपॉइंट करती है, जिसे म्यूनिसिपल कमिश्नर कहते हैं। सिंपल। और इस स्ट्रक्चर में एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी चीज भी है। 74th अमेंडमेंट ने यह पक्का किया कि शहर के विकास में सबकी भागीदारी हो। इसीलिए SC, ST और OBCs के लिए उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स रिजर्व की गई हैं। और सबसे जरूरी बात, कम से कम 1/3 यानी 1/3 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। क्योंकि असली डेवलपमेंट तो तभी होगा ना जब सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, अब आते हैं काम पर। आमतौर पर लोगों को क्या लगता है कि इनका काम बस सड़क बनाना है और कूड़ा उठाना है, लेकिन नहीं, इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत बहुत लंबी है। इनके पास तो समझ लीजिए सुपर पावर्स की एक पूरी लिस्ट है। और ये सारे काम बस ऐसे ही नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 12th शेड्यूल में साफ साफ 18 जिम्मेदारियों की एक लिस्ट दी गई है जो इन्हें पूरी करनी होती हैं। इस लिस्ट में क्या क्या है सुनिए। शहर की प्लानिंग, सड़कें, पुल, स्ट्रीट लाइट्स, साफ पानी सप्लाई करना और गंदे पानी की निकासी, सफाई और कचरा मैनेजमेंट, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पार्क्स, गार्डन्स, प्लेग्राउंड्स, मार्केट को रेगुलेट करना, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनाना, और यहां तक कि फायर सर्विसेज जैसी इमरजेंसी सर्विसेज भी। मतलब साफ है, हमारी डेली लाइफ की लगभग हर जरूरत इन्हीं के हाथों में है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, $1 मिलियन क्वेश्चन, कि इतने सारे काम करने के लिए पैसा कहां से आता है? आखिर इनकी कमाई का सोर्स क्या है? इनके इनकम के कई सोर्सेज हैं, जैसे पानी का टैक्स, दुकानों के लाइसेंस की फीस, पार्किंग फीस, एडवर्टाइजमेंट्स पर टैक्स और भी बहुत कुछ।
लेकिन जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, इनके इनकम का सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा आता है प्रॉपर्टी टैक्स से। जिनके पास भी शहर में घर, दुकान या जमीन है, उन्हें ये टैक्स देना होता है। और यहीं पर आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बहुत से लोग या तो टैक्स देते ही नहीं हैं या फिर टाइम पर नहीं देते। अब खुद सोचिए, अगर पैसा ही नहीं आएगा तो शहर में विकास के काम कैसे होंगे? अच्छी सड़कें, साफ पानी, साफ सुथरे पार्क्स, ये सब हमें चाहिए, लेकिन इन सब के लिए टैक्स ईमानदारी से भरना भी तो जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा ही है। हमें इंदौर को देखना चाहिए, जो लोगों की भागीदारी से सालों से देश का सबसे साफ शहर बना हुआ है। या सूरत, जो 1994 में एक बड़ी बीमारी के बाद आज देश के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक है। हाँ, चैलेंजेस हैं, बिल्कुल हैं, जैसे पैसों की कमी, करप्शन, ट्रेन स्टाफ ना होना और पॉलिटिकल प्रेशर, पर ये सक्सेस स्टोरीज हमें उम्मीद देती हैं। अब तक हमने गवर्नमेंट की बात की, सिस्टम की बात की, पर अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी एक आम नागरिक की भूमिका पर, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। यहां दो तरह के नागरिकों में फर्क साफ दिखता है। एक तरफ वो जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, कूड़ा इधर उधर फेंक देते हैं और वोट देने में इंटरेस्ट नहीं रखते, और दूसरी तरफ है एक एक्टिव सिटीजन जो ईमानदारी से टैक्स देता है, अपने इलाके को साफ रखता है, अपने वार्ड की मीटिंग में जाकर अपनी बात रखता है, कुछ गलत होने पर आवाज उठाता है और सबसे जरूरी, सोच समझकर सही उम्मीदवार को वोट देता है। हमें तय करना है कि हम कौन सा नागरिक बनना चाहते हैं। इस पूरी चर्चा का कंक्लूजन बस इतना है कि एक मजबूत लोकल गवर्नमेंट ही एक मजबूत देश की नींव होती है, फाउंडेशन। जब लोकल लेवल पर लोगों की आवाज सुनी जाती है और उन्हें पावर मिलती है, तभी असली विकास होता है। तो आज हमने 74th अमेंडमेंट की पूरी कहानी समझी, पावर की, जिम्मेदारी की और भागीदारी की। अब ये सवाल हम सबके सामने है कि अपने शहर को सबके लिए बेहतर बनाने की इस कोशिश में हमारा पहला कदम क्या होगा? सोचिए जरूर। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 6 पूरा यहीं खत्म होता है। इसी के साथ हमारा पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस भी पूरा हो गया। हमने 4th सेमेस्टर की सारी यूनिट्स डिटेल्ड और डेप्थ में पढ़ ली हैं। मिलते हैं क्वेश्चंस आंसर्स की वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।